नमस्कार बंधुओं, आज आंग्ल मैसूर युद्ध की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतिम पड़ाव पर हम हैं और बात करेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद क्या पृष्ठभूमि तैयार हुई थी जिसके कारण से ये अगला युद्ध हुआ। आपने देखा था कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार उसके ऊपर बहुत सारी शर्तें लादी गई थी, जिसमें उसके बहुत सारे क्षेत्र ले लिए गए थे और उस पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था। उसके बाद पैसे नहीं थे देने के लिए, तो आधे पैसे उसने दे दिए थे, शेष पैसों को देने का वचन दिया था। तो इससे क्या था कि वो घायल शेर की तरह था। जिस तरीके से कोई घायल शेर होता है, वो जो शिकार करने जाता है वो शिकार न कर पाके वो घायल हो जाता है, तो वो खूंखार बन जाता है। उसी तरीके से टीपू सुल्तान की हालत हो चुकी थी, क्योंकि तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो टीपू सुल्तान ने अच्छी तैयारी के साथ लड़ा था, लेकिन वो तैयारी सफल नहीं हो पाई और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो अब क्या होता है, अब वो तैयारी फिर से करता है, वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहता है, वो अपने उन शत्रुओं को हराना चाहता है और अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहता है। तो इस बैकग्राउंड के साथ वो निरंतर कार्य करता है और दूसरे लोगों से मदद भी प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिर इस युद्ध के कारण क्या थे। इस युद्ध के कारण सबसे पहले देखिए फ्रांसीसी आक्रमण का भय। यहां पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद लॉर्ड वेलेजली भारत आया था गवर्नर जनरल बनकर के। तो ब्रिटेन से कोई भी अंग्रेज अधिकारी आता था, वो कोई न कोई एक नई नीति लेकर के आता था, नई पॉलिसी लेकर के आता था, और उस पॉलिसी का उद्देश्य ये रहता था कि भारत में वो ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाएगा, विस्तार करेगा। तो जब लॉर्ड वेलेजली आया हिंदुस्तान में अपनी उस नीति को लेकर, उसकी नीति जो थी उसको सहायक संधि की नीति कहा गया था, यानी कि वो संधि करता था और उस संधि के आधार पर वो शासन करने का अधिकार धीरे धीरे अपने पास ले लेता था और उस प्रांत को या उस देशी रियासत को अपने अधीन कर लेता था, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ सके। तो ये तो उसकी नीति चल रही थी, लेकिन अंग्रेजों को, लॉर्ड वेलेजली को और दूसरे अंग्रेजों को ये डर था कि टीपू सुल्तान के बराबर बेहतर संबंध थे फ्रांसीसियों के साथ। तो इनको डर ये था कि कहीं ये फ्रांसीसियों की मदद लेकर के बड़ी शक्ति ना बन जाए और हमारे ऊपर आक्रमण करके अपने क्षेत्र को तो सुरक्षित कर ही ले और कहीं हमारा जो पाया हुआ क्षेत्र है भारत में कहीं उसको ना हड़प ले। लिहाजा ये जो भय था अंग्रेजों का, ये भय चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है। अगली चीज देखेंगे टीपू द्वारा युद्ध की तैयारी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टीपू सुल्तान जो है वो घायल शेर की भांति था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा था, बहुत सा नुकसान हुआ था, उसको इतना पैसा उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया कि वो उसको चुका भी नहीं पाया। लिहाजा वो बराबर युद्ध की तैयारी कर रहा था, अपनी सेना को प्रशिक्षण दे रहा था, फ्रांसीसियों से मदद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, तुर्की से मदद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और जो दूसरे क्षेत्र थे उनसे भी कोशिश कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब युद्ध की तैयारी, अंग्रेज डरे हुए हैं कि वो कहीं फ्रांसीसी से मदद न ले ले, दूसरे ये तैयारी कर रहा है, तो युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और युद्ध लगभग सुनिश्चित हो रहा है। अगली चीज, निजाम और मराठों का सहयोग।
अंग्रेज जो थे वो बराबर मराठों को और निजाम को टीपू सुल्तान से अलग रखना चाहते थे। लिहाजा वो बराबर संधियां करते रहते थे समय समय पर, जिससे कि उनको इन दोनों शक्तियों का सहयोग मिल जाए। तो और कई समय पर, कई मौकों पर ये सहयोग उन्हें मिला भी, जैसे कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, निजाम ने भी सहयोग किया था अंग्रेजों का, मराठों ने भी सहयोग किया था। तो इस कारण से फिर वही स्थिति बन रही थी युद्ध की। अगला था वेलेजली की विस्तारवादी नीति। वेलेजली जो विस्तारवादी नीति लेकर आया था इंग्लैंड से, उसको सहायक संधि कहा गया था। सहायक संधि के आधार पर यह था कि वो किसी भी राज्य के शासक से, प्रांतीय शासक से ये कहता था कि आप अकेले बेहतर शासन नहीं चला पा रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हमारे अधिकारी आपकी मदद करेंगे और आप जो है वो हमारी बातों को स्वीकार कीजिए। शुरू में तो ये कहता था, लेकिन धीरे धीरे उस प्रांत की सरकार को इतना कमजोर बना देता था कि वो उसके अधीन हो जाती थी और इससे क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ जाता था। ये नीति उसने अपनाई हुई थी। और इसके बाद जो अंतिम कारण था, यही नीति उसने टीपू सुल्तान के समक्ष रखी सहायक संधि की, कि आप सहायक संधि हमारे साथ कर लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपके पास हमारी सेना रहेगी, आपके पास हमारे अधिकारी रहेंगे, वो आपकी पूरी प्रशासन में मदद करेंगे, उनका खर्चा बस आपको उठाना है? और नियम कानून हम लागू करेंगे। तो टीपू सुल्तान ने ये बिल्कुल अस्वीकार कर दिया कि हम आपकी शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये जो परिस्थितियां थी, ये वो कारण थे जिनके कारण से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो सुनिश्चित हो गया कि अब ये होना ही है। तो इन परिस्थितियों से जब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, युद्ध के कारण तैयार हो गए, तो अब युद्ध होना भी सुनिश्चित है। युद्ध कैसे हुआ, आइए देखते हैं। तो युद्ध की घटनाएं अब देखेंगे। अब की बार लॉर्ड वेलेजली ने, अर्थात अंग्रेज ने बहुत जबरदस्त तैयारी की थी, क्योंकि इससे पहले जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें चार अंग्रेज सेनापति जो थे उनको मुंह की खानी पड़ी थी। उसमें और आयरकूट थे, मुनरो थे, वैली थे और मैथ्यूज थे। उसका कारण एक ये था कि अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर इन सभी सेनापतियों ने युद्ध लड़ा था, जिसके कारण से कहीं पर उनको हैदर अली ने पराजित किया, तो कहीं पर उनको टीपू सुल्तान ने पराजित किया और अंततः मैथ्यूज को टीपू सुल्तान ने बंदी तक बना लिया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो अब वो अंग्रेज गलती नहीं करना चाहते थे, लिहाजा अंग्रेजों ने अब की बार 5-5 सेनापति नियुक्त किए और पांचों सेना के दल जो है वो मैसूर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मैसूर का घेराव होता है 1799 ईस्वी में जब शुरू होता है। तो एक तरफ जनरल हैरिस हैं जो एक दिशा से अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर के आ रहे हैं, दूसरे जनरल स्टुअर्ट हैं, वो एक अलग दिशा से ला रहे हैं अपनी सैनिक टुकड़ी। कर्नल वेलेजली जो स्वयं गवर्नर जनरल भी था और सेना का नेतृत्व भी कर रहा था एक दल का, कर्नल वेलेजली है, कर्नल रीड है और कर्नल ब्राउन है। तो ये 5-5 सेनापति अंग्रेजों के अलग अलग दिशाओं से आकर के मैसूर के ऊपर आक्रमण करते हैं, उसका घेराव करके आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं तो टीपू सुल्तान के साथ जो है वो जनरल हैरिस और स्टुअर्ट के साथ जब युद्ध होता है और वहां पर वो हार जाता है। कौन हार जाता है? टीपू सुल्तान 2 जगह अंग्रेजों के साथ युद्ध में हार जाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो अपनी जान बचा करके वहां से और अपनी राजधानी में आ जाते हैं, किले के अंदर आ जाते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम में आकर के टीपू सुल्तान शरण लेते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में अब वो जानते थे कि अगर मैं युद्ध के मैदान में टिका रहूंगा तो मारा जाऊंगा। लिहाजा मुझे इस समय अपने मन को स्थिर करते हुए वापस अपनी राजधानी लौटना है
और वहां पर विचार करना है शांतिपूर्वक कि किस तरीके से हम दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से टीपू सुल्तान युद्ध का मैदान छोड़ करके श्रीरंगपट्टनम में आ जाते हैं। और जब श्रीरंगपट्टनम में आ जाते हैं तो वो अंग्रेज पांचों सेनापति श्रीरंगपट्टनम के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब मजबूर हो जाता है टीपू सुल्तान युद्ध करने के लिए, क्योंकि अब तो उसे किला बचाना है, अब कहां जा सकता है वो। लिहाजा टीपू सुल्तान अपने किले से बाहर निकलता है और भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। जब टीपू सुल्तान मारा जाता है तो अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हो जाती है और पूरे किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से जो युद्ध टीपू सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयारी जिसकी की थी, यद्यपि अंग्रेजों ने ही युद्ध शुरू किया, लेकिन उस युद्ध में टीपू सुल्तान सफल नहीं हो पाता है और अंततः अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल में फंस जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली की चाल में फंस जाता है। मराठे भी अंग्रेजों का साथ देते हैं और निजाम भी अंग्रेजों का साथ देता है, जिसके कारण से टीपू सुल्तान को जान गंवानी पड़ती है। और जो मैसूर पिछले 30 साल से अंग्रेजों से युद्ध कर रहा था, अंग्रेजों को बार बार मुंह की खानी पड़ रही थी, मैसूर पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे पिछले 30 सालों से, वो अंग्रेज मैसूर क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से युद्ध समाप्त हो जाता है। और युद्ध के बाद युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं, अब कोई संधि होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष मारा गया है। संधि किसके साथ की जाएगी, अब तो स्वयं निर्णय लेना था। तो अंग्रेजों ने, मराठों ने और निजाम ने युद्ध के बाद क्या निर्णय लिए, वही इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम सिद्ध हुए। सबसे पहला मैसूर का विभाजन किया गया। जो मैसूर क्षेत्र था, अब जो ओरिजिनल मैसूर था, मौलिक मैसूर, जो हैदर अली की राज्य स्थापना से पहले का था, जो कृष्णराज वाडियार द्वितीय के समय का था, उसको छोड़ करके शेष पूरे मैसूर के क्षेत्र को आपस में बांट दिया गया। कुछ क्षेत्र जो निजाम का सीमांत क्षेत्र था, जो सीमावर्ती इलाका था, वो निजाम को दिया गया। जो मराठों की तरफ था वो मराठों को देने की बात कही गई और शेष जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। मराठों के साथ जो पेशवा, मराठे जो है शुरू में तो संगठित रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो 5 भागों में बट गए थे। इसमें जो पूना जिनकी राजधानी थी वहां पेशवा थे, नागपुर जिनकी राजधानी थी वो भोंसले थे, इंदौर के जिनकी राजधानी थी वो होलकर थे, और ग्वालियर जिनकी राजधानी थी वो सिंधिया कहलाए, और अंत में गायकवाड़ वंश था जिसकी राजधानी बड़ौदा में थी। तो इस तरीके से 5 भाग में बट गए थे। लेकिन जो खास तौर से अंग्रेजों का साथ जिन्होंने मराठाओं ने दिया था वो पेशवा थे। पेशवा जो है पूना के आसपास के क्षेत्र के जो मराठे थे उनके शासक को पेशवा कहा जाता था। ठीक, तो पेशवा के सामने वेलेस्ली ने एक प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव रखा कि आप जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लीजिए, हम मैसूर का 3रा भाग आपको दे देंगे। लेकिन पेशवा ने ये शर्त स्वीकार नहीं की। जब शर्त स्वीकार नहीं की तो वो क्षेत्र था, वो क्षेत्र भी आपस में बांट लिया अंग्रेजों ने और निजाम ने। तो इस तरीके से मैसूर का विभाजन हुआ। इसमें कोयम्बटूर और कोट्यम और उसके आसपास का कोचीन का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को मिला था, और चीतल, गुंटूर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो कुर्ग इत्यादि का क्षेत्र जो है वो निजाम को दिया गया था। शेष क्षेत्र जो है वो भी बाद में निजाम और अंग्रेजों को मिल गया था। अब देखेंगे कि जो मैसूर का बचा हुआ भाग था, जिसको हम मौलिक मैसूर कह रहे हैं,
वहां पर आपको मालूम है कि हैदर अली से पहले कृष्णराज वाडियार द्वितीय शासक हुआ करते थे। कृष्णराज वाडियार द्वितीय के शासन काल में हैदर अली ने सेना में सेवा शुरू की, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया, सेनापति बन गए और राजा जो है नाम मात्र का शासक रह गया था और पूरी राजा की मृत्यु के बाद पूरी तरीके से शासन हैदर अली के हाथ में आ गया था। तो अंग्रेजों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के वंश के किसी भी व्यक्ति को मैसूर का शासक नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये वापस किसी समय हमसे बदला ले सकते हैं। लिहाजा उस कमजोर वंश के एक राजकुमार को, जो कि अल्पवयस्क था, उस राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया और ये कहा कि इसका संरक्षण हम करेंगे, हम जिसको नियुक्त करेंगे वो इनकी मदद करेगा शासन चलाने में। तो कहने का मतलब है मैसूर को बिल्कुल पंगु बना दिया। और इसके बाद निर्णय क्या लिया गया, टीपू सुल्तान के पुत्रों को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उनको बेल्लौर भेज दिया गया। बेल्लौर में रखे गए, वो नजरबंद करके रखे गए ताकि ये बाहर निकल करके कहीं फिर से हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसी शक्ति स्थापित ना कर ले। इसके बाद वेलेज अली की इस सफलता, वेलेज अली की जो ये बहुत बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था जो राज्य, उस राज्य को प्राप्त करने में वेलेज अली ने सफलता पाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको मार्किस की उपाधि दी। मार्किस की उपाधि का मतलब विजेता एक तरीके से। तो लॉर्ड वेलेज अली सफल रहा मैसूर के राज्य को छिन्न भिन्न करने में, और शेष कई राज्य थे जिन राज्यों के साथ उसने साइक संधि की। साइक संधि सबसे पहले निजाम के साथ की गई थी। निजाम के साथ संधि करके निजाम को नहीं मालूम था कि अंग्रेज हमारे साथ संधि करके हमको भी हड़प लेंगे, हमारे क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लेंगे, क्योंकि वो टीपू सुल्तान को अपना दुश्मन ज्यादा मानते थे। लिहाजा उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की मदद की, लेकिन बाद में निजाम अपने राज्य को भी नहीं बचा पाए। इस मामले में पेशवा ने थोड़ा तर्क संगत निर्णय लिया था कि उसने साइक संधि को स्वीकार नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही थी और भारत की राजनीतिक शक्ति कमजोर होती चली जा रही थी। तो इस तरीके से देखा जाए कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य मैसूर का पतन हो गया और अंग्रेज उस पर शासन स्थापित करने में सफल हो गए। अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने उसका विभाजन किया, अपनी इच्छा अनुसार शेष बची मैसूर का शासक बनाया। तो ये थी जानकारी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी लगातार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।